हेलो गाइस, चले आज शुरू करते हैं पॉलीगोनल मॉडल। तो तैयार हो जाएं पावरफुल मॉडलिंग टूल्स के लिए। हेलो गाइस, इस वक्त जो माया मैंने लॉन्च किया हुआ है वो वर्जन 2020 है, विच इज द लेटेस्ट वर्जन। और आज का हमारा टॉपिक पॉलीगॉन मॉडलिंग है। इस वर्जन को गौर से देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि यूजर इंटरफेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल वैसे ही है। इसमें कमांड्स ऐड हुई हैं, लेकिन वो कमांड्स आपको आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो जाएंगी जब हम मॉडलिंग और एनिमेशन में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे पास जो मैनेजमेंट का तरीका है फाइल की, सबसे पहले मुझे आपको वो बताना है ताकि आप एक आराम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकें और क्रिएट करने के बाद आप उसमें आराम से काम कर सकें। माया आपको ये ऑफर करता है और ये बहुत आसान तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, फाइल में हम जाते हैं और यहां पर आपको दो कमांड्स नजर आ रही होंगी अंडर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट विंडो एंड सेट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट विंडो में आप जाएंगे और प्रोजेक्ट विंडो में जाकर ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इस डायलॉग बॉक्स में आप यहां पर फोल्डर का कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर मैं न्यू प्रेस कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने न्यू प्रेस किया और न्यू प्रेस करने के बाद मैंने यहां पर नाम दे दिया ट्यूटोरियल, और उसके बाद मैंने लोकेशन, मैं कोई भी लोकेशन या पाथ दे सकता हूं जो भी मुझे मेरे लिए फीजिबल होगा, वो मैंने दे दिया। और मैं यहां पर लोकेशन डी दे रहा हूं। अगर आपके कुछ सब फोल्डर्स हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ये करने के बाद अब आप याद रखिएगा कि ये जितने भी नीचे फोल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं ये माया ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। किसमें? डी कोलन ट्यूटोरियल, और फिर उसके अंदर फोल्डर्स आ जाएंगे सीन्स, एसेट्स, इमेजेस, सोर्स इमेजेस, रेंडर डेटा, क्लिप्स, साउंड, स्क्रिप्ट डेटा, मूवीज डेटा, टाइम एडिटर, ऑटो सेव, सीन असेंबली। ये सारे के सारे फोल्डर्स जो है वो इसके अंदर बन जाएंगे जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। अब मैंने ये एक्सेप्ट किया है। अब आप देखिए, मैं डी ड्राइव में जाता हूं तो यहां पर मैं उस ट्यूटोरियल को ढूंढता हूं तो वो फोल्डर मेरे पास मौजूद है। ये ट्यूटोरियल का फोल्डर जो है वो मेरे पास क्रिएट हो गया। मैं इसके अंदर जाता हूं तो देखिए ये वही सारी डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर्स हैं जो कि अब बन चुके हैं। इस तरह से माया ने इसको मैनेज कर दिया है और इसका फायदा ये हुआ है कि अब आप जब फाइल सेव करेंगे तो माया ऑटोमेटिकली आपको इस फोल्डर में लेकर चला जाएगा। अगर आप कोई फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं माया में, इमेज फाइल या कोई भी फाइल, तो वो भी आपको इन्हीं फोल्डर्स में लेकर जाएगा। इसको तैयार करने से पहले मैं एक काम ये कर देता हूं कि मैं सीलिंग फैन क्रिएट करने के लिए जा रहा हूं, विच इज हार्ड सरफेस पॉलीगोनल मॉडलिंग, और मैं इनको यहां से कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं इस फोल्डर में चला जाता हूं और यहां पर आपको सोर्स इमेजेस लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। सोर्स इमेजेस का मतलब है यानी कि जहां से आप इनपुट ले रहे हैं अपनी इमेजेस की। मैं इसको इस फोल्डर के अंदर जाता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं इन फाइल्स को। अब इसका फायदा क्या हुआ कि ये दोनों जो इमेजेस हैं वो मेरे पास डी ट्यूटोरियल सोर्स इमेजेस में सेव हो गई हैं। अब देखिए वही तरीका है, मैं पर्सपेक्टिव से बाहर आता हूं और मैं अगर आपको ये फाइल्स दिखाऊं तो मेरे पास ये सीलिंग फैन की फाइल थी जो कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में दिखाई थी। ये इसका पर्सपेक्टिव व्यू था और ये इसका टॉप व्यू था। मैंने इन दोनों फाइल्स को इस डायरेक्टरी में सेव कर दिया है और अब मैं इमेज प्लेन पे जाता हूं। चूंकि टॉप व्यू है, मैं टॉप व्यू के अंदर ही जाऊंगा और मैं यहां से इमेज प्लेन ले लेता हूं और इमेज प्लेन में जाके देखिए डायरेक्टली वो डी ट्यूटोरियल सोर्स इमेजेस के अंदर ही गया। अब आपको फोल्डर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसको मैनेज कर लिया है। और उसके बाद मैं सीलिंग फैन जेपैक पे गया। मुझे ये तो पर्सपेक्टिव है, ये मुझे नहीं चाहिए। सीलिंग फैन टॉप व्यू के ऊपर गया और मैंने इसको ओपन किया। मेरे पास ये इमेज प्लेन यहां पर खुल गया है। मैं इसको और तकरीबन सेंटर कर देता हूं। अगर मैं टॉप व्यू में आ जाऊं तो मैं इसको सेंटर करता हूं। अंदाजन मैंने इसको सेंटर किया और यहां पर रख दिया।
आप सीलिंग फैन को गौर से देखिए, इसके अंदर आपके 3 या 4 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो कि एक ही ऑब्जेक्ट का हिस्सा है लेकिन बेसिकली अलग अलग है, सेपरेटेड है। फॉर एग्जांपल ये विंग्स और ये बीच की पुली। अभी मैं यहां पर शो में जाके इमेज प्लेन को बंद कर देता हूं। इसकी हॉट की मौजूद है Alt F4, लेकिन मैं इसको यहां से बंद कर देता हूं ताकि आपको पता चले ये बंद कैसे होगा। ये सीन विंडो में मैंने बंद कर दिया है। सबसे पहले मैं यहां पर एक क्यूब क्रिएट करता हूं, पर्सपेक्टिव व्यू में जाता हूं, यहां पर भी मैं इमेज प्लेन को बंद कर देता हूं और इस पर्सपेक्टिव व्यू में देखिए तो आपको ये क्यूब नजर आ रहा है। और अब आप इस क्यूब को गौर से देखिएगा। मैं इसके अब सब ऑब्जेक्ट लेवल में जाऊंगा। मैंने आपको तरीका बताया था, राइट क्लिक, तो देखिए ये पॉलीगॉन के सब ऑब्जेक्ट्स आ गए, वर्टेक्स, एज एंड फेस। इसके जो मेन सब ऑब्जेक्ट्स हैं वो वर्टेक्स, एज और फेस हैं, और वर्टेक्स, फेस, यूवीज एंड मल्टी इसके डेरिवेटिव्स हैं। तो अभी हमें इनमें जाने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, वर्टेक्स, एज और फेस। वर्टेक्स क्या होते हैं? पॉइंट्स। एजेस द सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, और फेस जो कि पूरा फेस बनेगा। अभी हम देख लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्टेक्स पे जाके राइट माउस बटन रिलीज करता हूं, जब ये ब्लू हुआ है तो आप देखिए कि ये पॉइंट्स आ गए, इनको हम वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स है। और ये देखिए मेरा मूव टूल जो है वो इसके ऊपर एक्टिव है। मैं इस मूव टूल से इस वर्टेक्स को मूव कर सकता हूं। कंट्रोल जी कर रहा हूं ताकि अंडू हो जाए, और मैं मल्टीपल वर्टेक्स भी सेलेक्ट कर सकता हूं। ये पॉलीगॉन के अंदर मैं सब ऑब्जेक्ट लेवल में वर्टेक्स को हैंडल कर रहा हूं, और मैं मल्टीपल वर्टेक्स सेलेक्ट करके इनको मूव करके इसकी शेप को चेंज कर सकता हूं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अब अगर मैं राइट क्लिक करता हूं और वर्टेक्स के बजाय एजेस में चला जाता हूं, तो अब ये एजेस सेलेक्ट हो रही है, विच आर द लाइंस बिटवीन 2 वर्टेक्स, एनी 2 वर्टेक्स, किसी भी 2 वर्टेक्स के बीच की लाइन। फॉर एग्जांपल इस एज को मैंने सेलेक्ट किया, इसको एज कहते हैं। जिस तरह से नर्व्स में आइसोपाम्स थे, यहां पर एजेस हैं। मैंने आपको वहां बताया था कि इसका नाम यहां पर डिफरेंट है, यहां पर इसको एजेस कहते हैं। ये एज मैंने सेलेक्ट की, इसको मूव किया। मैं मल्टीपल एजेस सेलेक्ट कर सकता हूं। मैंने ये सारी एजेस सेलेक्ट कर ली और मैंने इनको मूव करना शुरू कर दिया। और अगर मैं चाहूं तो शिफ्ट सेलेक्ट करके मैं इन एजेस को सिलेक्ट कर सकता हूं, और मैंने इस पूरे के पूरे एज एरिया को सिलेक्ट किया और मूव करना शुरू कर दिया। इसी तरह से मैं इसको रोटेट कर सकता हूं किसी भी एक्सिस में। ये इस वक्त आई गेस एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है, ये जेड एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है, और ये वाई एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है। तो आप ये भी देख सकते हैं ये रोटेशन भी हो रही है। मैं इनकी स्केलिंग कर सकता हूं। ये देखिए स्केल हो गया। और इसी तरह से मैं इनको नॉन यूनिफॉर्म स्केल भी कर सकता हूं, क्योंकि ये मैंने सारी एजेस सेलेक्ट की हुई है। लेकिन अगर मैंने एक एज सेलेक्ट की तो इस एक एज को सिलेक्ट करके मैं मूव तो कर सकता हूं, और इसको मैं स्केल भी कर सकता हूं। ये यूनिफॉर्म स्केलिंग हो रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग हो रही है। लेकिन इस स्केलिंग का यहाँ पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये इस एक्सिस में नहीं है एज। इस स्केलिंग का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये इस एक्सिस में नहीं है एज। एज इस एक्सिस के अलोंग है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग यहां पर होगी, लेकिन यूनिफॉर्म स्केलिंग जो है वो हो रही है, और मैं ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूं। तीसरा और आखिरी सब ऑब्जेक्ट पॉलीगॉन का फेस है। यानी कि मैं फेस पर जाता हूं, ये ब्लू हो जाता है, राइट माउस बटन से मैं इसके ऊपर जाता हूं और इसको रिलीज करता हूं, तो देखिए इसने इस फेस को सिलेक्ट कर लिया। मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूं, तो ये देखिए ये पूरा का पूरा फेस मेरे सामने जो है वो मूव कर रहा है। याद रखिएगा, फेस जो है वो एजेस और वर्टेक्स की कनेक्शन से मिलकर बनता है। तो ये सारे इसके फेसेस हैं। अगर आप क्यूब को देखें तो इसमें 6 फेसेस हैं, और ये फेसेस बनना जरूरी है, वरना ज्योमेट्री बनती नहीं है, यानी कि सरफेस क्रिएट नहीं होगी। तो पॉलीगॉन की जो सरफेस है वो बेसिकली फेसेस है। ये तीनों चीजें, और मैं इसको स्केल भी कर सकता हूं, इसको मैं ऑफ कोर्स उसी तरह से रोटेट भी कर सकता हूं, और नॉन यूनिफॉर्म रोटेशन भी हो सकती है, अलाइनमेंट के बगैर रोटेशन भी हो सकती है। तो
ये तरीका है इसका। अब अगर मुझे इससे बाहर जाना है, जैसे कि पहले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था, आई प्रेस F8 2 टाइम्स एंड देन मैं इससे बाहर चला गया और अब मैं ऑब्जेक्ट लेवल पे आ गया। ऑब्जेक्ट लेवल पे जाने का ये तरीका भी है कि मैं राइट क्लिक कर कर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट मोड के ऊपर जब वो ब्लू हो जाए तो माउस को रिलीज कर दूं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ऑल्ट होम करता हूं ताकि मैं डिफॉल्ट व्यू के ऊपर चला जाऊं। अब आप देखिए मैं इमेज प्लेन को दोबारा टॉप व्यू में जाकर इमेज प्लेन को शो करता हूं। इस इमेज प्लेन को शो किया तो मुझे असल में कंसीव करना है इस चीज को कि ये फैन जो है वो बनेगा कैसे। तो देखिए ये एरिया जो है वो सर्कुलर है और आपको मालूम है कि ये जो बीच की पुली होती है ये 100% रिजेंबल करती है किसी भी सिलेंडर को। तो मैं यहां पर एक सिलेंडर क्रिएट करता हूं और सिलेंडर क्रिएट करने के बाद मैं इसको देखता हूं। यहां पर एक मुझे इमेज प्लेन के साथ इसको, अच्छा आप ये याद रखिएगा कि सिलेंडर जो है वो सेंटर में आया है, तो सिलेंडर को मैं इसके साथ अलाइन नहीं करूंगा बल्कि इमेज प्लेन को मैं सिलेंडर के साथ अलाइन करूंगा। तो वो मैं कैसे करूंगा कि सबसे पहले तो ये जरूरी है कि ये सिलेंडर के थ्रू मुझे इमेज प्लेन नजर आए। उसके लिए मैं व्यू में जाता हूं और शेडिंग में जाता हूं और एक्सरे मोड ऑन कर देता हूं और अब मैं इसको देखता हूं अपनी इमेज प्लेन को और मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, प्रेस करता हूं W और मैं ये देखता हूं कि मैं इस इमेज प्लेन को इसके ऑलमोस्ट सेंटर में लेकर आ सकता हूं या नहीं आ सकता। और मैं इसको तकरीबन इसके सेंटर में ले आता हूं। ये भी थोड़ा सा अंदाजा होता है, मैं सिलेंडर को बिल्कुल भी नहीं ला रहा, वो सेंटर में, क्योंकि मैंने आपको उसूल बताया था कि ऑब्जेक्ट बनेगा सेंटर से। अब जब मैंने इसको बिल्कुल ही सेंटर कर लिया है तो अब मैं इसकी क्रिएशन शुरू करता हूं और वो ये इस तरह से कि मैं इस सिलेंडर को लेता हूं जो कि एक्सरे मोड में इस वक्त मौजूद है। मैं इसके इनपुट नोड के अंदर जाता हूं, इसके रेडियस को चाहूं तो कम कर सकता हूं और इसको स्केल भी कर सकता हूं। मैंने इसके रेडियस को कम किया तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 0.8 है 0.9 कर दिया, 0.9 ज्यादा हो रहा है 0.85 कर दिया, ऑलमोस्ट इसके बराबर हो गया, वरना आप स्केलिंग से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जाता हूं तो ये सिलेंडर की रेडियस तो बिल्कुल सही हो गया लेकिन इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। एक तो ये कि मैं इसकी हाइट की कुछ डिविजन्स जो है वो दे देता हूं। 2 मैंने डिविजन्स या 3 डिविजन्स मैंने दे दी जस्ट इन केस अभी के लिए। और उसके बाद मैं सब डिवीजन कैप्स में जाता हूं और यहां पर मैं कुछ कैप्स की यानी कि कैप के ऊपर मैं सब डिवीजन देता हूं क्योंकि मुझे फैन में इसको थोड़ा सा उठाना होगा और यहां पर एक डिजाइन आएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी डिटेल यहां पर दे रहा हूं, ये भी आपको बात समझ में आ जाएगी। ये करने के बाद मैं इसकी हाइट को कम करता हूं और हाइट को मैंने कम कर दिया। ये भी मैं नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग के साथ कर सकता हूं लेकिन मैंने इसको इनपुट नोट के साथ कम किया। चलिए मैं इसको स्केल भी कर देता हूं और इतना मैं इसको करके रख देता हूं अंदाजन। उसके बाद ये मेरा काम हो गया। उसके बाद मैं यहां पर आता हूं विंग्स पे और विंग्स पे आने के लिए मुझे करना ये होगा कि मैं इसको कैसे कंसीव करूं कि ये बनेगा। इसका आसान तरीका ये है कि मुझे ये विंग जो है वो एक क्यूब की मॉडिफाइड फॉर्म नजर आ रही है, यानी कि अगर मैं क्यूब यहां पर रखूं तो क्यूब को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो शायद ये विंग बन जाए। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं, और ये चीज आपको एक्सपीरियंस से आएगी। देखिए क्यूब को मैंने लिया क्योंकि अगर जब आपको पॉसिबिलिटीज पता चलेंगी तो फिर आप करेंगे। याद रखिएगा ये एक्सरे मोड में है इस वक्त। अगर मैं एक्सरे मोड बंद कर दूं तो ये मेरे पास शेडिंग मोड में आ गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ताकि आपको सी थ्रू हो जाए ये और आप इमेज प्लेन को भी देखते रहें, मैंने इसको एक्सरे मोड में रखा हुआ है। और अब मैं क्या करता हूं कि इस क्यूब को रोटेट करता हूं और इसके साथ मैं अलाइन करता हूं। ये मैंने इसको अलाइन किया और अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको स्केल करूंगा। स्केल हमेशा ऑब्जेक्ट मोड में होता है, इसलिए देखिए उसकी डायरेक्शन ये हुई है और मैं इसको स्केल करूंगा, W प्रेस करूंगा और मजीद मैं इसको देखूंगा कि ये बिल्कुल सही हो गया। याद रखिएगा जहां चेंज आ रही है, देखिए
यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए मैंने क्यूब को ऐसे रखा हुआ है। लेकिन जहां पर चेंज आ रही है वहां पर मैंने क्यूब को छोड़ दिया है, मैं क्यूब को क्रिएट नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं एडिशन करूंगा, यहां पर भी मैं एडिशन करूंगा। यहां तक तो ये फैन विंग जो था वो सिमिलर था, इसलिए मैंने एक ही क्यूब रखा है। अब आप देखिए मैं करूंगा क्या कि मैं वर्टेक्स मोड में जाऊंगा टॉप व्यू में, और ये क्रॉस विंडो मैंने किया है ताकि मैं सारे वर्टेक्स सेलेक्ट कर लूं। अगर आप यहां पर देखिए तो सारे के सारे वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए। मैं यहां से भी आपको ये सेलेक्ट करके दिखा सकता था, ये मैंने सेलेक्ट किया, क्रॉस विंडो किया है, इसलिए सारे के सारे वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए। और इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करूंगा W और मैं इसको अलाइन करूंगा ताकि इन पॉइंट्स के साथ ये अलाइन हो जाए। इसको मैंने अलाइन किया, फिर मैंने सिर्फ ये दो वर्टेक्स लिए और ये सारे के सारे वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट किए और प्रेस किया R, और इस डायरेक्शन में मैंने स्केल कर दिया। ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन के अंदर स्केल हो रहा है, ये कॉमन सेंस है कि इसको इसी डायरेक्शन में स्केल होना चाहिए और ताकि ये इसके साथ अलाइन हो जाए। इसी तरह से मैंने इस वर्टेक्स को पकड़ा क्योंकि ये पूरा उसके ऊपर नहीं गया है, और अंदाजन मैंने इसको लाकर यहां पर रख दिया। मैं इस लाइन को ट्रेस कर रहा हूं, इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, यहां पर रख दिया। मैं क्रॉस विंडो इसीलिए कर रहा हूं ताकि नीचे वाला वर्टेक्स भी सेलेक्ट हो जाए। अगर आप पर्सपेक्टिव विंडो में देखें तो दोनों वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं क्रॉस विंडो कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ क्लिक करता तो सिर्फ एक वर्टेक्स सेलेक्ट होता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर आकर सिर्फ इसको क्लिक कर दिया वर्टेक्स मोड में, मैंने इसको सिर्फ क्लिक कर दिया, पर्सपेक्टिव विंडो में देखें तो सिर्फ एक वर्टेक्स सेलेक्ट हुआ, इसलिए मुझे क्रॉस विंडो करना जरूरी है ताकि नीचे का वर्टेक्स भी सिलेक्ट हो और अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने किया और इसको मैंने यहां पर अलाइन किया। अलाइन करने के बाद मैं यहां पर आया और मैंने ये देखा, अभी इसकी हाइट से आप परेशान मत होइएगा, वो हम बाद में कम कर देंगे। मैं पर्सपेक्टिव विंडो में आया और अब मैंने इसके फेस को सिलेक्ट किया। देखिए ये सारे फेसेस हैं, मैं सब ऑब्जेक्ट लेवल में ही हूं। और अब मैंने एक कमांड दी जो कि मशहूर जमाना कमांड है, सबसे ज्यादा पॉपुलर कमांड है पॉलीगॉन की मॉडलिंग की, जो कि सब ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर काम कर रही होती है, फेसेस पे और एजेस पे, और उसका नाम है एक्सट्रूड। अगर आप देखें तो ये रही वो कमांड और इसकी हॉट की है कंट्रोल E, ये याद रखिए। एक्सट्रूड करता क्या है कि मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया, अगर मैं इसको स्केल करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करता हूं तो देखिए ये मूव तो हो जाएगा, लेकिन मूव होने के साथ ये कोई एडिशनल डिटेल इसके अंदर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं एडिट मैश में जाके एक्सट्रूड को ऑन कर दूं, जिसकी हॉट की कंट्रोल E है, तो आप देखिए उसके अपने लोकल एक्सिस बन गए और एक्सट्रूजन के लिए ये तैयार हो गया। हुआ ये कि इसने इस फेस और इन एजेस और इन वर्टेक्स के ऊपर एक और सेट ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टेक्स बना दिए। मैं इस पॉइंट, इस एक्सिस से इसको आगे की तरफ मूव करता हूं तो देखिए वो फेस और एजेस और वर्टेक्स क्रिएट हुए हुए हैं। अंदर से ये हॉलो है। मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आकर मैं इसको इसके साथ अलाइन कर देता हूं। ये अलाइन हो गया। इसको अलाइन बल्कि मैं यहां पर करता हूं क्योंकि यहां पर भी एक नॉच आ रही है, तो मैंने यहां तक इसको रखा। अब मैंने बाहर कहीं क्लिक कर दिया, ये बहुत जरूरी है ताकि एक्सट्रूड की कमांड कैंसिल हो जाए। उसके बाद मैंने वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, क्रॉस विंडो, और अब मैं इनको स्केल करूंगा ताकि ये अलाइन हो जाए। यहां पर देखिए ये डिटेल अब ऐड हो रही है। फिर मैं पर्सपेक्टिव विंडो में गया और मैंने इस फेस को राइट क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट पे फेस के ऊपर आया, फेस को फिर दोबारा सेलेक्ट किया, यहां पर आया और अब मैं कंट्रोल E प्रेस करूंगा जो कि हॉट की है एक्सट्रूड की, और फिर उसने एक और फेस बना दिया और मैंने ये यहां तक ले जाकर रखा। और उसके बाद मैंने बाहर क्लिक कर दिया ताकि एक्सट्रूड कैंसिल हो जाए। वर्टेक्स को लिया, इन दोनों वर्टेक्स को क्रॉस विंडो सेलेक्ट किया, इन दोनों वर्टेक्स को क्रॉस विंडो सेलेक्ट किया, प्रेस किया R और इस डायरेक्शन में मैंने इसको स्केल कर दिया ताकि ये यहां तक आ जाए और इसको मैच करने लग जाए। ये देखिएगा सारी लीनियर मॉडलिंग हो रही है, ये बाद में स्मूथ हो जाएगी,
वो भी आप देख लेंगे। वो एक कमांड हम देंगे स्मूथ की और ये स्मूथ हो जाएगी। इसके बाद मैंने क्या किया कि मैं वर्टेक्स मोड में ही रहा और अब मैंने W प्रेस करके इसको इसके साथ अलाइन किया ताकि ये कर्व को जो है वो फॉलो करता रहे। और बिल्कुल मैंने इसको यानी कि बिल्कुल क्लियरली मैंने इसको अलाइन कर दिया है। अलाइन करने के बाद मैं वापस यहां पर आया, अब इस फेस को सेलेक्ट किया, इस वाले फेस को, और यहां पर आया और आने के बाद कंट्रोल ई फिर प्रेस किया और एक्सट्रूड कमांड फिर दे दी और मैं फिर एक्सट्रूड करके एक और फेस आगे की तरफ ले गया। अब अगर आप देखें पर्सपेक्टिव में तो ये कुछ इस तरह की एक फॉर्मेशन जो है हमारे सामने पॉलीगॉन की आ चुकी है। इसी तरह से मैं इस फेस पर आया, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इस फेस को। जैसे ही मैं फेस को सेलेक्ट करूंगा उसका कलर ऑरेंज हो जाएगा, ये इसकी इंडिकेशन है। और अब मैंने कंट्रोल ई फिर प्रेस किया तो देखिए फौरन एक्सट्रूड का जो असेंबली थी वो आ गई। सिर्फ ये मूव नहीं करता, ये स्केल भी करता और रोटेट भी करता, लेकिन अभी हम सिर्फ मूव से काम ले रहे हैं। मैं यहां पर आया और इस नॉच तक आया, बाहर क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स मैंने ये क्रॉस विंडो से सेलेक्ट किए, ये क्रॉस विंडो से सेलेक्ट किए, प्रेस किया आर और इसको इन नॉचेस के साथ अलाइन कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा इस फेस को सेलेक्ट किया और यहां पर आकर कंट्रोल ई किया और यहां तक आया और यहां पर लाकर रखा। बाहर मैंने क्लिक किया ताकि एक्सट्रूड की कमांड जो है वो कैंसिल हो जाए। और अब मैंने इस वर्टेक्स को लिया, इस वर्टेक्स को लिया, प्रेस किया आर और ये मैंने मैच कर दिया ऑलमोस्ट। ये मैंने इसको इस तरह से मैच कर दिया है। अब मैंने इस वर्टेक्स को लिया, प्रेस W और मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर आया। ये हमें अंदाजे लगाने होते हैं ऑफ कोर्स। और मैंने इस फेस को ऑलमोस्ट सीधा कर दिया है। अगर आप देखें ये भी मैं कर सकता हूं कि इस इमेज प्लेन को मैं सेलेक्ट करूं, मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता हूं? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस वक्त ऑब्जेक्ट के सब ऑब्जेक्ट मोड में हूं। मुझे उससे पहले बाहर आना होगा। आई प्रेस F8 प्रेस किया, मैं ऑब्जेक्ट मोड में चला गया हूं और अब मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल A प्रेस किया और जैसे पहले किया था कलर गेन को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया ताकि व्हाइट एरिया मेरे पास थोड़ा सा कम हो जाए और मुझे क्लियरली नजर आने लग गया। और उसके बाद मैं फिर चैनल बॉक्स में कंट्रोल A प्रेस करके चला गया और अब आप देखिए कि मेरे पास ये एक शेप जो है वो क्रिएट हो गई। लिनियर है ये शेप लेकिन ये क्रिएट हो गई। उसके बाद मैंने इसको लिया एंड आई प्रेस R प्रेस किया और नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग करके मैंने इसको यहां पर लाकर जितनी भी मुझे विड्थ देनी थी वो मैंने दे दी। अब आप देखें कि मेरे पास ये विंग क्रिएट हो गया है। एक कमांड मैं इसके अंदर और देने वाला हूं और वो क्या है देखिए, मैं एज मोड में आता हूं और इस एज पर आकर डबल क्लिक करता हूं तो जो भी रो में एज होगी वो पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, एज पर आप डबल क्लिक करेंगे वो पूरी की पूरी उस रो की एज को सेलेक्ट कर लेगा। अगर मैं सिर्फ अगर यहां पर क्लिक करता तो एक एज सेलेक्ट होती, शिफ्ट क्लिक करता दूसरी एज सेलेक्ट होती, ये मल्टीपल सिलेक्शन है, फिर शिफ्ट क्लिक करता तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। लेकिन अब मैंने क्या किया, यहां पर आकर डबल क्लिक कर दिया, उसने ये सारी की सारी एजेस सेलेक्ट कर दी और मुझे सिर्फ यही एजेस नहीं चाहिए बल्कि मुझे ये सारी एजेस चाहिए। तो मैं करूंगा क्या, मैं बाहर डीसेलेक्ट कर देता हूं, वायर फ्रेम मोड में जाता हूं। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट में इस फेस की कोई जरूरत नहीं है, ये आपकी पुली के अंदर है तो इसकी मुझे जरूरत नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये मैंने जानबूझकर डिलीट किया है। इसकी वजह आपको बाद में समझ में आ जाएगी। मैं जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्मूथ अप्लाई करूंगा तो ये एरिया भी बिला वजह स्मूथ हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट मेरे पास, अगर मैं चला जाता हूं शेडेड मोड में तो आप देखें, मैं एक्सरे ऑन कर देता हूं, ये एरिया मेरे पास यहां से खुला हुआ है, यहां से आपको नजर आ रहा होगा। अब आप देखिए, मैं इस ऑब्जेक्ट को लेता हूं, मैं एक्सरे मोड जो है वो बंद कर देता हूं
और मैं एज मोड में जाता हूं, डबल क्लिक, ये सारी एजेस सेलेक्ट हो गई, शिफ्ट डबल क्लिक, ये सारी एजेस भी सिलेक्ट हो गई, शिफ्ट, फिर शिफ्ट, ये वाली एज रह गई थी, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट डबल क्लिक, ये सारी एजेस सेलेक्ट हो गई। शिफ्ट का मतलब है कि एडिशन हो रही है सिलेक्शन में, शिफ्ट डबल क्लिक, ये सारी एजेस भी सिलेक्ट हो गई और इस एज को भी सिलेक्ट कर लिया। मैंने ये वर्टिकल एजेस सेलेक्ट नहीं की, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एजेस सेलेक्ट किए उसकी बजाय। अब आप देखिएगा, मैं एक कमांड ऐड कर रहा हूं इसके अंदर और उस कमांड का नाम है बेवल। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया उसने बेवलिंग कर दी, यानी कि इस एज के ऊपर ये जो एजेस थी यहां पर टेपर फॉर्म दे दी है ताकि हमारे पास राउंडनेस आ जाए। अगर मैं सेगमेंट बढ़ाऊंगा तो देखिए सेगमेंट्स बढ़ना शुरू हो गई, ये देखिए राउंडनेस आ गई, उन एजेस के ऊपर मैंने राउंडनेस दे दी। मैं सेगमेंट्स को कम करता हूं, इतनी सेगमेंट्स की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सेगमेंट 1 ही रखता हूं। और इसका जो फ्रैक्शन है यहां पर इसके सारे टूल्स आ जाते हैं। मैं अगर इसके ऊपर आ जाऊं तो मैं यहां से वैल्यू दे सकता हूं विच इज 0.5, मैं इसको कम कर देता हूं, 0.1 बहुत कम हो गई, 0.2 मैं इसको रख देता हूं। अगर मैं चाहूं तो यहां से भी वैल्यू को कम ज्यादा कर सकता हूं ड्रैग करके इंटरैक्टिवली। अगर मैं समझ रहा हूं कि वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इस वैल्यू को इंटरैक्टिवली जो है वो कम ज्यादा कर सकता हूं। इस तरह से यहां पर जो इंक्रीमेंट हो रहा होता है वो बहुत स्लो होता है और बड़ा कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मैंने, अगर आप देखें यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कंट्रोल प्रेस हुआ हुआ है। तो मैंने इसके बेवल एज जो है वो इतनी बना दी। ये मैंने राउंडनेस के लिए किया है, बेवलिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, बहुत पावरफुल कमांड है और ये मैंने कर दिया। F8 प्रेस करता हूं, F8 प्रेस करता हूं और अब मेरे पास ये फैन बन गया है, इसका विंग बन गया। टॉप व्यू में आता हूं, प्रेस करता हूं W, तो देखिए इसका जो पिवट पॉइंट है वो तो सेंटर में है। जब ये फैन घूमेगा, जब ये फैन रोटेट होगा तो ये फैन तो इस पुली के साथ लगा हुआ होगा और इस पुली के साथ रोटेट होगा। अगर अभी रोटेट करूंगा तो ये तो ऐसे रोटेट होगा क्योंकि वो तो पिवट पॉइंट तो इसके सेंटर में। माया में कमांड है, अगर मैंने इंसर्ट प्रेस कर दिया तो मैं पिवट मोड में चला जाऊंगा और इंसर्ट दोबारा प्रेस कर दूंगा, वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा, यानी कि अब मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूं, ये देखिए। लेकिन अगर मैंने इंसर्ट प्रेस कर दिया तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, उसका पिवट मूव होना शुरू हो जाएगा। अब मैं एक्स प्रेस करता हूं और ये देखिए मैंने एक्स प्रेस करके इसको ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में 0 0 0 के ऊपर रख दिया और ऑफ कोर्स ये पुली के सेंटर में भी आ गया। अगर आप देखें तो अब मुझे इंसर्ट दोबारा प्रेस करना होगा ताकि मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊं। अब आपके पास ये ऑब्जेक्ट बन गया और उसकी रोटेशन जो है वो यहां से हो गई। प्लस अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये देखिए ऐसे रोटेट, विच इज राइट। लेकिन हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भी वजह मैं आपको बता रहा हूं। मैंने इसको रोटेट इसके पिवट पॉइंट को यहां पर लाकर इसलिए रखा है कि अब मैं ये विंग दोबारा तो नहीं बनाऊंगा, अब मैं इस विंग को कॉपी करूंगा विच इज कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का क्या मतलब है? कॉपी विदाउट हिस्ट्री। और मैं यहां पर लाकर इसको रख दूंगा, ये इसकी कॉपी मैंने रख दी, फिर कंट्रोल डी और इसको लाकर मैंने यहां पर रख दिया। अब अगर आप पर्सपेक्टिव व्यू में देखें तो मेरे पास ये तीनों विंग्स बन गए। अगर पिवट पॉइंट यहां पर होता तो यहीं पर ही कॉपी हो रहा होता और मैं अलाइन करने के लिए मुझे मूव और स्केल और रोटेट सब मूव यूज करना पड़ता, विच इज राइट। अब मैंने उसको सेंटर में रखा है पिवट पॉइंट को। जब मैंने सेंटर में रखा है तो फिर उसने उसी पिवट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रोटेट किया और ये यहां पर आ गया और ये अलाइन हो गए, तीनों विंग्स अलाइन हो गए। अब हम आ जाते हैं इस पुली के ऊपर। मुझे नहीं मालूम है कि इस पुली का जो डिजाइन है वो क्या है। तो अगर मैं पर्सपेक्टिव देखता हूं तो यहां पर मेरे पास कोई डिजाइन इसका मौजूद नहीं है, बस एक राउंडेड पुली है और एक शाफ्ट ऊपर जा रही है और ये आपके पास एक नॉच बनी हुई है। टॉप व्यू में अगर मैं देखता हूं तो वहां पर तो कोई डिजाइन मौजूद नहीं है। तो लेट्स मेक आवर ओन डिजाइन, नो प्रॉब्लम। मैं सबसे पहले इन फेसेस को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये एक फेस सिलेक्ट किया और टैब प्रेस किया, ये बल्कि मैंने शिफ्ट, देखिए इस फेस को सिलेक्ट किया, शिफ्ट
इस फेस को सेलेक्ट किया, दोनों फेसेस सेलेक्ट हो गए और अब मैंने टैब प्रेस किया और ये मैंने पेंट करना शुरू किया। ये फेसेस सेलेक्ट हो गए, इसको पेंट किया, ये फेसेस सेलेक्ट हो गए और इनको सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया कि ये थोड़ा सा एक्सट्रूड किया। मैं डिजाइन बनाना चाह रहा हूं, कंट्रोल ई, थोड़ा सा ऊपर एक्सट्रूड किया मैंने इतना, और अब मैं उस कमांड को दोबारा करूंगा। इसको मैंने इतना एक्सट्रूड किया और बाहर क्लिक कर दिया, एक्सट्रूजन खत्म हो गई। अभी भी ये इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा। मैं अब एज में जाऊंगा और एज में जाके इस एज को सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं, एक और कमांड है मेरे पास मेश टूल्स में और वो है स्लाइड एज, और स्लाइड एज मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मिडिल माउस बटन से मैं बेसिकली इस एज को स्लाइड कर रहा हूं ताकि इसका रेडियस थोड़ा सा मैं पहले से ही कम करूं, और मैंने इसको इतना कम कर दिया। स्लाइड एज का फायदा यह है कि आपकी ज्योमेट्री की टोपोलॉजी को कोई फर्क नहीं पड़ता और एज ज्योमेट्री के ऊपर मूव कर रही होती है, ज्योमेट्री का शेप चेंज नहीं होता। और अब यह करने के बाद मैंने फेस को लिया, वही कमांड अब मैं दोबारा दूंगा। इस फेस को सिलेक्ट किया, टैब, और मैंने इन सारे फेसेस को सिलेक्ट कर दिया। गलती से ये फेस भी सिलेक्ट हो गए, शिफ्ट प्रेस किया, इस फेस को सिलेक्ट किया, इन दोनों को नहीं करना था तो टैब, इन दोनों फेसेस को मैंने डीसेलेक्ट कर दिया। अब मेरे पास ये फेसेस मौजूद हैं और अब मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और एक्सट्रूड कर दूंगा। ये मेरे पास एक शाफ्ट क्रिएट हो गई। प्रेस F8, ये देखिए, ये मेरे पास एक शाफ्ट जो है वो क्रिएट हो गई है। मैं इस वाली एज को लेता हूं, यहां पर इस ऑब्जेक्ट में इस वाली एज को लेता हूं और इस वाली एज को लेता हूं, और यहां पर आकर मैं दोबारा वही बेवल की कमांड देता हूं ताकि मेरे पास राउंडनेस आ जाए, थोड़ा सा टेपर हो जाए, और इसके फ्रैक्शन को मैं 0.3 कर देता हूं ताकि मेरे पास ये राउंडनेस क्रिएट हो जाए। अभी सब कुछ लिनियर है, अभी आप देखिएगा कि एक मैजिक होगा और ये सब कुछ आपके पास स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद मैं एक और सिलेंडर क्रिएट करता हूं और उस सिलेंडर को क्रिएट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको मूव करूंगा ऊपर और मैं इसको बहुत ज्यादा स्केल डाउन कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसके फेस, ये वाला सेलेक्ट किया, टैब, सारे फेसेस सेलेक्ट किए और डिलीट कर, ये फेस सेलेक्ट किया, टैब, सारे फेसेस सेलेक्ट किए और डिलीट कर दिया। अब ये मेरे पास एक ओपन पाइप बन गया है। अब आप देखें, एज मोड में मैं गया और मैंने डबल क्लिक किया और ये सारी एजेस सेलेक्ट की और मैंने यूनिफॉर्म स्केलिंग कर दी। देखिए अब मैं ऊपर का पार्ट बना रहा हूं, यानी कि अगर आप देखें तो आपको इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, और ऊपर मैंने सारी एजेस सेलेक्ट की और ये अगर थोड़ा सा मैं इसको चाहूं तो उसको मैं स्केल कर देता हूं, यूनिफॉर्म स्केल मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद ये किया कि ये सारी एजेस सेलेक्ट थी, इन सारी एजेस को सिलेक्ट करने के बाद बीच में मैं कोई डिटेल नहीं दे रहा हूं। इन सारी एजेस को सिलेक्ट करने के बाद अभी तक जो आप एक्सट्रूजन देख रहे थे वो फेस लेवल के ऊपर देख रहे थे, अब मैंने एजेस सेलेक्ट की हुई हैं। नोट कीजिएगा एक्सट्रूजन इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। कंट्रोल ई किया और मूव किया, ये देखिए मूव हो गया, या मैं स्केल भी कर सकता था। स्केल यहां पर काम, हाँ स्केल बाहर की तरफ काम कर रहा है, यहां पर आपको देखना होगा। कंट्रोल ई किया मैंने और ये मैंने मूव कर दिया और थोड़ा सा ऊपर किया, वापस मूव किया। इसको क्यों कर रहा हूं मैं, इसलिए कि मैं एक राउंडनेस क्रिएट करूंगा। देखिए ये किया मैंने। उसके बाद एजेस सेलेक्टेड है। माया में अगर आप जी प्रेस करें, अगर माया में आप जी प्रेस करें तो जी क्या करता है कि जो पहले कमांड दी हुई होती है, आपने जस्ट पहले जो कमांड दी हुई होती है उसको रिपीट कर देता है।
मैंने जी प्रेस किया, इसका मतलब ये एजेस फिर एक्सट्रूड हो चुकी हैं। और अब मैंने इनको फिर मूव कर दिया और ये अंदर की तरफ चली गई। और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो आप कंट्रोल जी कर दें, एक्सट्रूड हो चुका है वो। आप एक्सट्रूड मोड से बाहर आ जाए, सॉरी एक्सट्रूड मोड से बाहर, अगर मैंने डी सेलेक्ट किया तो ये एक्सट्रूड से तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एच के ऊपर एच बैठी हुई है, तो मैं डब्ल्यू प्रेस कर देता हूं या आर प्रेस कर देता हूं, एजेस सेलेक्टेड ही रहेंगी। और ये देखिए, ये मैंने नॉर्मल स्केल कर दिया, ये भी तरीका है इसमें, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप एक्सट्रूड में रहे, आप एक्सट्रूड एक दफा क्लिक करें, एक्सट्रूड होने से फेस के ऊपर एक्सट्रूड किया तो फेस पे फेस बैठ जाएगा, एजेस पे एक्सट्रूड किया तो एजेस पे एजेस बैठ जाएंगी। लेकिन आप फौरन ही उसके बाद डब्ल्यू या आर प्रेस कर दें मूव और स्केल के लिए, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मोड में चला जाएगा और एक्सट्रूड से बाहर आ जाएगा और आप नॉर्मल स्केल कर सकेंगे, उन एजेस को उन एजेस से हटा सकेंगे, उन फेसेस को उन फेसेस से हटा सकेंगे, जो कि मैंने ये भी किया है। और अब मैं प्रेस करता हूं डब्ल्यू और इन्हीं एजेस को सिलेक्ट किया हुआ और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, तो ये मेरे पास एक नॉच बन गई है यहां पर। जब ये स्मूथ होगा तो ये राउंड बन जाएगा। इसी तरह से मैं नीचे गया, मैंने यहां पर डबल एजेस सेलेक्ट की, अच्छा ये रिपीट भी हो जाएगा। और अब मैंने देखिए कंट्रोल ई किया, कंट्रोल ई करने के बाद मैं एक्सट्रूड से अब कुछ नहीं कर रहा, बल्कि मैंने क्या किया, मैंने प्रेस किया आर। अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आ गया हूं और मैंने ये देखिए, ये बिल्कुल मेरे पास इस तरह से स्केल हो गई। और तो डब्ल्यू प्रेस किया, एजेस सेलेक्टेड है और ये मैंने बाहर कर दिया। अगर मैं 4 प्रेस कर दूं ताकि आपको ये नजर आए, और उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने एक्सट्रूड किया, प्रेस किया जी, तो जी जैसे ही किया उसने पहले वाली कमांड रिपीट कर दी जो कि मेरे पास एक्सट्रूड ही थी। अब ये एजेस के ऊपर एजेस अलाइन हुई हुई हैं, इसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, वरना एजेस के ऊपर एजेस आ जाएंगी, बाद में रेंडरिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एजेस पे एग्जैक्टली एजेस बैठी हुई। मैंने फौरन आर प्रेस किया और इन एजेस को बाहर निकाल दिया स्केल डाउन करके, और डब्ल्यू प्रेस करके मैं इसको ऊपर ले गया। तो अब अगर आप देखें तो यहां पर भी मैंने राउंडनेस क्रिएट कर दी है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, नहीं समझ में आएगा अगले ट्यूटोरियल में फिर रिपीट करूंगा। उसके बाद एक और कमांड, और वो कमांड क्या है कि मैंने ये मेरे पास, मैं इस वक्त सब ऑब्जेक्ट लेवल पे हूं और एजेस में हूं, मैश टूल में गया, मैश टूल में गया और इंसर्ट एज लूप टूल। ये क्या करेगा कि अगर आप वर्टिकल एजेस के ऊपर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये इसके अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल डिटेल एज बना देगा, पूरी रो पे बनेगा वो। देखिए पूरी रो के ऊपर ये एज बन गई, ये ऐड हो गई ये डिटेल। फिर मैंने इंसर्ट लूप टूल किया, ये ऐड हो गई डिटेल। अब आप देखिए इंसर्ट लूप टूल से बाहर आना जरूरी है, और उसके लिए आप कोई भी सिलेक्शन को सेलेक्ट कर दें, या डब्ल्यू प्रेस कर दें, आर प्रेस कर दें, क्यू कर दें, ई कर दें, ताकि वो इंसर्ट मोड से बाहर आ जाए, वरना वो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे वो एक एज बना देगा। उसके बाद मैंने डबल क्लिक किया, ये पूरी की पूरी एज रो सेलेक्ट हो गई। मैंने आर प्रेस किया और यूनिफॉर्म स्केलिंग कर दी। देखिए राउंडनेस के लिए मैं कर रहा हूं, यहां पर एज को डबल क्लिक किया और ये मैंने यहां पर भी इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको राउंडनेस क्रिएट कर दी। ये चीजें आपको सीखना जरूरी है, इसको कहते हैं प्रोफेशनल मॉडलिंग। ये चीजें समझना जरूरी, नहीं समझ में आएंगी अगले ट्यूटोरियल में फिर रिपीट करूंगा, लेकिन प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जनाब मैंने F8 प्रेस किया और मैं बाहर आ गया। अब कोई चीज सेलेक्टेड नहीं। अब आप देखिए ये विंग्स बन चुके, ये पॉलीगॉन पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, और उसके बाद मैंने ऊपर इसकी जो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रिप कहेंगे, फैन ग्रिप, वो भी हमने बना दी। अगर देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ अलाइन हुए हुए, वरना ये सबके सब अलग है। अब आप देखिए कि मैं करूंगा क्या, मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा और मेन पुली को सेलेक्ट करूंगा। इसका पिवट पॉइंट कहां है, इसका पिवट पॉइंट सेंटर में है, ये तो हमने छेड़ा ही नहीं है, 0 0 से नहीं हटाया है इसको। देखिए
मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, विंग को, और मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और पुली को सेलेक्ट करूंगा, और अब मैं प्रेस करूंगा पी। तो जो लास्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट था, जो कि लास्ट में सेलेक्ट हुआ था, वो पेरेंट बन गया, और जो सबसे पहले आपने सेलेक्ट किया था, यानी कि इस केस में विंग, वो इसका चाइल्ड बन गया। यानी कि अब मैं इस ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन में पेरेंट चाइल्ड बना है, यानी मैं इस ऑब्जेक्ट को अब जब मैं पुली को मूव करूंगा, तो देखिए पुली को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो वो इंडिकेट कर रहा है, असल में ये विंग सेलेक्टेड नहीं, वो इंडिकेट कर रहा है कि मेरे साथ ये भी कनेक्टेड है, लिंक हुआ हुआ है, लिंक। ऑब्जेक्ट अलग है, वो विंग ऑब्जेक्ट अलग है, लेकिन लिंक हो गया है किसके साथ, इस पुली के साथ। मैं इसको मूव कर रहा हूं इस एक्सिस में, तो ये मूव हो रहा है कि तीनों एक्सिस के अंदर मैं इसको आपको मूव करके दिखा रहा हूं। अब मैं इस पुली को रोटेट करता हूं, ये देखिए इसके साथ रोटेट हो रहा है, यानी कि अब कर क्या रहा है कि ये जो विंग है ये इसका पुली का चाइल्ड बन गया है, और ये पुली जो है इस विंग की का पेरेंट बन गया है। मैं इसको रिपीट करता हूं, ये देखिए, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इस विंग को पहले इसको सेलेक्ट किया, जिसको चाइल्ड बनाना है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, जिसको पेरेंट बनाना है उसको बाद में। शिफ्ट प्रेस किया, मल्टीपल सिलेक्शन तो करनी पड़ेगी, और इसको सेलेक्ट किया, तो देखिए ये लास्ट में सेलेक्ट हुआ है। इस विंग को मत समझिएगा कि ये सेलेक्ट हो गया, ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरा चाइल्ड है ऑलरेडी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले मैंने विंग को सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, अब पुली को सेलेक्ट किया, पी प्रेस किया, पी प्रेस किया, अब ये भी इसका चाइल्ड हो गया, ये देखिए, ओह सॉरी, मैंने पुली को सेलेक्ट किया, देखिए दोनों इसके चाइल्ड हो गए। इसी तरह से इस विंग को सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, पुली को सेलेक्ट किया, पी प्रेस किया, और अब ये तीनों विंग्स इसके, मैं देखिए पुली को सेलेक्ट करता हूं तो तीनों विंग्स जो है वो उसके चाइल्ड है। हालांकि ये सबके सब अलग ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया, इसका शेप चेंज करता हूं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसलिए चाइल्ड नहीं हुआ है कि शेप नोड में कोई चेंजेस आ जाए, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नोड के अंदर, जो कि मैंने आप लोगों को बताई हुई है, यानी कि मूव, स्केल और रोटेट में इस पुली को फॉलो करेगा। यानी ये चिल्ड्रन, ये तीनों विंग चिल्ड्रन जो इस पुली के बने हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन नोड यानी कि मूव, स्केल और रोटेट के लिए बने। तो इसका मतलब अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, इस पुली को, ये मैंने पुली को सेलेक्ट किया है और मैं इसको रोटेट करता हूं, ये देखिए इस डायरेक्शन में मैं इसको रोटेट करता हूं, तो देखिए ये तीनों विंग्स इसके साथ रोटेट हो रहे हैं। ऐसा ही होता है भाई फैन। तो मुझे जब एनिमेशन करनी होगी, हम, मैं इस ऑब्जेक्ट को सेव कर रहा हूं, इस फाइल को भी, हम जब एनिमेशन करेंगे तो मैं सिर्फ इस पुली को एनिमेट करूंगा, बाकी ये विंग्स जो हैं वो तो इसके चाइल्ड हैं, वो उसके साथ चलेंगे। बाकी ये रहा आपका क्या कहते हैं, नॉच, सॉरी ग्रिप, तो ये तो वैसे ही मूव तो नहीं होता, ये तो नहीं मूव होता, लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह पर मौजूद है। अब आप देखिए, मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूं, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सबको ऐसा, ये मत समझ लीजिएगा कि पुली को सिलेक्ट किया तो सब सिलेक्ट हो गए ना, ऐसा नहीं है। पुली को सिलेक्ट करूं उससे पहले मैं विंग्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, शिफ्ट प्रेस, विंग, तीसरा विंग, फिर पुली, और उसके बाद ये ग्रिप, इन सबको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं एक और कमांड में गया, और वो है मैश में, पॉलीगॉन की कमांड है मैश, याद रखिएगा, मैश, एडिट मैश, मैश टूल, मैश डिस्प्ले, ये चारों जो मास्टर मेन्यूज हैं ये पॉलीगॉन्स के हैं। कर्व्स एंड सरफेसेस किसके थे, नर्व्स के। मैश, एडिट मैश, मैश टूल, डिस्प्ले, मैश डिस्प्ले, पॉलीगॉन के। मैश में गया और यहां पर एक कमांड है जिसका नाम है स्मूथ। ये जैसे ही मैंने इसमें स्मूथ लगाया, उसने इन ऑब्जेक्ट्स को स्मूथ कर दिया, और अब ये फेस मोड में है इस वक्त, और वो मुझसे कह रहा है कि डिविजन्स जो है वो 1 है, ज्यादा स्मूथनेस चाहिए तो 2 कर दें, लेकिन वो सबको आपको करना पड़ेगा। इसकी स्मूथनेस 2, देखिए मैं यहां पर आकर इंटरएक्टिवली करता हूं, इसकी स्मूथनेस 2, मैं ज्यादा भी डिवीजन कर सकता हूं, लेकिन डिटेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप देखिए ये कैसा हो गया स्मूथ होने से, ये देखिए मैं ज्यादा डिटेल बढ़ा रहा हूं, देखिए बहुत ज्यादा डिटेल बढ़ रही है, इतनी की जरूरत नहीं, हमें तो ये डिवीजन 2 की भी जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अब ये कितना स्मूथ हो चुका है। इसको देखिए, इसकी डिवीजन भी 1 हुई है, इसको भी 2 कर। अब आप देखिए, आपको राउंडनेस भी नजर आ रही होगी, यहां पर आपको राउंडनेस नजर आ रही है, और आपको ये विंग्स को देखिए, बेवल जो है वहां पर आपको कैसी स्लीक राउंडनेस, एक बहुत प्रॉपर राउंडनेस आपको नजर आ रही है। तो गाइस ये था फैन बनाने का तरीका। इसको
कंसीव कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मजीद और ट्यूटोरियल्स के साथ आ रहा हूं, ब्लेंडर का ट्यूटोरियल भी करीब आने वाला है। उस वक्त तक के लिए इसको देखिए, फैन को बनाने की कोशिश कीजिए। ये जो फाइल्स हैं ये आपको इंटरनेट के ऊपर एज इज मिल जाएंगी। सिर्फ सीलिंग फैन लिख दीजिएगा या सीलिंग फैन ब्लूप्रिंट लिख दीजिएगा या सीलिंग फैन आर्ट वर्क या साइड एंड फ्रंट एंड टॉप व्यू लिखिएगा, आपको ये फाइल्स आपको वहां मिल जाएंगी। वैसे आप ये एडोबी फोटोशॉप पर बना भी सकते हैं। गाइस इसको बनाने की कोशिश की। दिस इज जस्ट वन रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन है सिर्फ पॉलीगोनल मॉडलिंग की। पॉलीगोनल मॉडलिंग बहुत स्ट्रांग है और उसको हम आगे करेंगे, और हम इन ऑब्जेक्ट्स को तैयार कर रहे हैं एनिमेशन के लिए भी। जल्द मैं दूसरा ट्यूटोरियल लेकर आता हूं, उस वक्त तक के लिए आप इस फैन को क्रिएट कीजिए। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो गाइस ये टूल्स आपने देखे पॉलीगोनल मॉडलिंग के, अभी बहुत कुछ है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो तैयार हो जाएं और स्टे ट्यून्ड।